फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी। तो एक छोटा सा प्रयास है जिससे कि भारत में जितने भी हिंदी भाषी हमारे स्टूडेंट हैं दूर दूर तक जो बैठे हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी एनडीए सीडीएस जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको सस्ती और सुलभ शिक्षा मिल जाए, ऐसा प्रयास। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन या बंग आंदोलन। ये बंग आंदोलन में हमने स्वदेशी और बहिष्कार के हथियार का इस्तेमाल क्यों किया। अब स्वदेशी और बहिष्कार के पीछे जो सोच थी, उस सोच को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद बंगाल विभाजन के विरोध में बंग मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, जनता के बहुत बड़े आक्रोश के बाद भी अंग्रेज यहाँ से टस से मस होने को तैयार ना थे। अंग्रेज यहाँ से जाने को तैयार ना थे। क्या लाभ था अंग्रेज़ों को भारत में टिकने का, भारत में रुकने का। क्यों अंग्रेज़ों ने अपने इतने ऑफिसर्स, अपने इतने सैनिक खोए, क्यों इतना पैसा खर्च किया भारत पर कब्जा बरकरार रखने के लिए। तो इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूँगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पढ़ाने से पहले। देखिए, आपको पता है सन 1757 में नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने हटाया। हराने के बाद भारत में यहाँ से गुलामी का दौर शुरू हो गया। कहते हैं कि सन 1757 का जो प्लासी का वार था, उसकी जो विजय थी, उस विजय का फ़ायदा अंग्रेज़ों को यहाँ पर एक कॉलोनी, एक राज के रूप में मिलने के रूप में तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी, इंग्लैंड में या यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति थी, उसको भी सहारा या उसको बल या उसको जो बढ़ावा मिला, वो इस प्लासी की लड़ाई से ही मिला, प्लासी की जीत से ही मिला। तो क्या मिला ऐसे प्लासी की लड़ाई से? एक्चुअली प्लासी की लड़ाई या बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेज़ों को दो तरह से फ़ायदे हुए। प्लासी की लड़ाई जीती अंग्रेज़ों ने, उसके बाद फिर बक्सर की लड़ाई जीती। बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद यहाँ पर साम्राज्यवाद का दौर शुरू हो गया। धीरे धीरे सन 1803 तक आते आते अंग्रेज़ों ने लगभग पूरे भारत को ही कब्जे में कर लिया। अब अगर आप मैप को गौर से देखें तो अफ्रीका, यूरोप, अरब, रशिया, चाइना और आपका भारत या एशिया, ये पूर्वी एशिया के इलाके हुए। अब अरब में, पूर्वी एशिया में, यूरोप में और भी बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपनी बहुत सारी कॉलोनी बना रखी थी। आप लोग एक कहावत सुनते होंगे कि पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अंग्रेज़ राज में सूरज कभी छुपता नहीं है। क्या अंग्रेज़ राज में रात नहीं होती थी? क्या मतलब है इसका कि अंग्रेज़ राज में सूरज कभी छुपता नहीं है, सूरज कभी छुपता नहीं था? आप में से कोई बताएंगे जल्दी से? हाँ, यस, वैष्णवी आप बताएं, इसका क्या मतलब था कि अंग्रेज़ राज में कभी सूरज नहीं छिपता? आप बताएं, आप बताएं, एनीवन? हाँ, वेरी गुड, समझ रहे हैं आप। धरती गोल है, आपको पता है कि आज इस समय यहाँ पर दिन है तो अमेरिका में रात होगी, जापान में रात होगी, है ना। धरती गोल है, धरती लगातार घूम रही है सूरज के चारों तरफ और अपनी धुरी पर भी घूम रही है। तो धरती के किसी हिस्से में दिन होता है और किसी हिस्से में रात होती है। तो उपनिवेशवाद के दौर में या कॉलोनिकल सिस्टम के दौर में अंग्रेज़ों की पूरी दुनिया में जगह जगह कॉलोनी थी, जगह जगह उन लोगों ने कब्जे कर रखे थे। तो अगर अंग्रेज़ों की किसी कॉलोनी में सूरज छिप रहा है तो दूसरी कॉलोनी में उसी समय सूरज निकल रहा है। कहीं रात है तो उसी समय अंग्रेज़ों के किसी दूसरे एम्पायर में उजाला है। अंग्रेज़ पूरी दुनिया में छाए हुए थे, इसीलिए कहा गया था कि ब्रिटिश राज में कभी भी सूरज छिपता नहीं। अब पूर्वी एशिया में अंग्रेज़ों की जितनी भी कॉलोनी थी, वहाँ पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए इंडिया पर उनका कब्जा ज़रूरी था। इंडिया ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लेस पे था कि यहाँ पर बैठ करके वो न केवल पूर्वी एशिया पर बेहतर कंट्रोल कर सकते थे, बल्कि यूरोप से और पूर्वी एशिया से जो व्यापार होता था, खास करके सुएज़ नहर के रास्ते जो व्यापार होता था, आप देखें ना, इंग्लैंड से आप आए, आपने भूमध्य सागर को पार किया, फिर भूमध्य सागर से आप यहाँ पर लाल सागर में आ गए और उसके बाद आपने हिंद सागर में प्रवेश किया और अपना काम धंधा शुरू कर दिया। पूर्वी एशिया के दोहन के लिए, पूर्वी एशिया पर बेहतर कंट्रोल करने के लिए, अफ्रीका और पूर्वी एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उनका भारत पर कब्जा बहुत ज़रूरी था। अगर भारत उनके हाथ से जाता है तो न केवल बहुत सी कॉलोनी उनके हाथ से चले जाएंगी, इसके अलावा पूर्वी एशिया और जो पूर्वी अफ्रीकी तट है, यहाँ तक कि चाइना तक से उनका जो व्यापार होता है वो व्यापार ध्वस्त हो जाएगा। अगर वो व्यापार ध्वस्त हो जाता है तो क्या होगा इंग्लैंड के कारखानों का, क्या होगा इंग्लैंड की लग्जरी लाइफ का, इंग्लैंड जो लगातार हर दिशा में तरक्की कर रहा था, उस तरक्की का क्या होगा।
इसलिए वो किसी भी सूरत में इंडिया को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, बंगाल विभाजन के बाद हमने जब बंग भंग मूवमेंट शुरू किया तो हमने स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया। ये स्वदेशी और बहिष्कार का मतलब क्या है? इसके पीछे आर्थिक सोच थी। हमने ये देख लिया था कि अंग्रेज़ों को यहाँ पर टिके रहने में, अंग्रेज जो यहाँ पर टिके रहते हैं उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो उन्हें अपना एम्पायर चाहिए, दूसरा उन्हें हमारे यहाँ से कच्चा माल चाहिए जो इंग्लैंड के कारखानों में जाता है। इसके अलावा इंग्लैंड के कारखानों में जो माल तैयार होता है, भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार था। यानी कि उपनिवेशवाद के पीछे आर्थिक कारण भी थे। इंग्लैंड के व्यापारी, इंग्लैंड के उद्योगपति, इंग्लैंड की बैंक, बीमा संस्थान, कमीशन एजेंट, बहुत सारे संस्थान जो कारोबारी थे, उद्योगपति थे, वो भारत से पल रहे थे। भारत उनके लिए दुधारू गाय थी। इस दुधारू गाय को वो किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। तो हमने नारा दिया स्वदेशी और बहिष्कार का। स्वदेशी का मतलब क्या है कि देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना। आगे जाके ये नारा और बढ़ा, न केवल देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना बल्कि देसी संस्थानों का इस्तेमाल करना, देसी स्कूल, कॉलेज, पंचायतें, उनका इस्तेमाल करना। बहिष्कार का मतलब क्या है? शुरुआत में बहिष्कार का मतलब था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, लेकिन समय के साथ ये सोच आगे और बढ़ी, विदेशी स्कूल कॉलेज का, विदेशी माल का, विदेशी कोर्ट का, विदेशी नौकरियों का बहिष्कार करना। सोच क्या थी? देखिए, अगर हम स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी का मतलब क्या है कि देश में बनी चीज़ें अपनाएं, कुम्हार के बर्तन, खादी के कपड़े, इसके अलावा देसी जो कोल्हू होते हैं उनसे बना गुड़, देसी साजो सामान का हम इस्तेमाल करेंगे तो विदेशी जो माल हमारे देश में आता है, विदेशी कपड़ा, विदेशी चीनी और भी बहुत सारी विदेशी चीज़ें, वो कम हो जाएंगी। ख़त्म तो नहीं होंगे एकदम से, लेकिन उनका भारत में आना कम हो जाएगा। जब इंग्लैंड का या यूरोप का माल भारत में कम आएगा, यानी कि भारत का आयात घट जाएगा, तो इससे इंग्लैंड सरकार को रेवेन्यू कम मिलेगा। इंग्लैंड के जो कारखाने हैं, इंग्लैंड के जो व्यापारी हैं, उनका व्यापार प्रभावित होगा। जब उनका प्रॉफिट प्रभावित होगा तो जो इंग्लैंड में वो जो लॉबी है, जिसे आप प्रेशर ग्रुप कहते हो, इंग्लैंड के उद्योगपति, इंग्लैंड के पूंजीपति और व्यापारी, वो अंग्रेज सरकार पर दबाव डालेंगे कि भारतीयों की डिमांड्स क्या हैं, भारतीयों की मांगें क्या हैं, उनको आप पूरा करें, भारतीयों से आप समझौता करें, ताकि उनके कारोबार में, व्यापार में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो स्वदेशी और बहिष्कार के पीछे चीज़ ये थी कि अपने देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल करो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ताकि व्यापार पंगु हो जाए, प्रशासन पंगु हो जाए, अंग्रेज सरकार बैक फुट पर आ जाए और वो हमारी मांगों के सामने झुक जाए। लेकिन साहब, जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था एक बहुत बड़ा हाथी था। इस हाथी को इतनी आसानी से झुकाना संभव न था। चलिए खैर, आगे चलते हैं। थैंक यू।